आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 1 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा सीजफायर का पहला फेज खत्म, दूसरे फेज की तस्वीर नहीं हुई साफ, जंग शुरू होने के भी आसार, वेस्ट बैंक में बढ़ सकती है और ज्यादा टेंशन, हमास ने मस्जिद अल अक्सा में सभी फलस्तीनियों से की जमा होने की अपील, बहुत दिन बाद यमन से मिली इसराइल को वार्निंग, हुथीज के सुप्रीम लीडर ने गजा को लेकर दी जंग लड़ने की धमकी, और सीरिया में रशियन फौज को रखने के लिए बना बड़ा प्लान। अमेरिका और इसराइल आखिर रूस के फेवर में क्यों आए? चलिए करते हैं शो की शुरुआत गजा में सीज फायर पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी कुछ अपडेट्स। सबसे पहले सुन लीजिए, ये कई खबरों का इकट्ठा किया गया जुज है। कई खबरें मैंने पढ़ी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए ये अपडेट सबसे पहले। आज सीज फायर के फर्स्ट फेज की मुद्दत खत्म हो गई। फर्स्ट फेज आज खत्म हो गया। दूसरा फेज शुरू करने की बात पटरी पर नहीं आ पा रही है। इसराइल कह रहा है कि पहला फेज ही अभी और ज्यादा खींचा जाए, आगे बढ़ाया जाए, दूसरा फेज बाद में देखेंगे। हमास ने इसराइल की तरफ से फर्स्ट फेज को एक्सटेंड करने की डिमांड रिजेक्ट कर दी है। इसराइल का नेगोशिएशन डेलीगेशन कायरो से वापस आ गया है और नेतन्याहू अपनी सिक्योरिटी टीम से मुलाकात करेंगे। गजा सीज फायर के सेकेंड फेज की सभी बातचीत अभी तक नहीं हो रही हैं। किसी भी लेवल पर यह बातचीत नहीं शुरू हुई है। इसराइल, अमेरिका, कतर और इजिप्ट के ऑफिशियल्स सेकेंड फेज के लिए निगोसिएशंस में शामिल हैं, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लिहाजा इसराइल का तो डेलीगेशन वापस भी लौट आया है। हमास डायरेक्टली टॉक्स में, इन बातचीत में शामिल नहीं है, इन मुज़ाकरात में, बल्कि वो इजिप्ट और कतर के मीडिएटर्स के जरिए अपनी पोजीशन बता रहा है, अपनी शर्त बता रहा है, और जहां वो लचक सकता है वहां उस बारे में भी इन्हीं दोनों को, कतर और इजिप्ट के मीडिएटर्स को बता रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मीडिएटर्स इस बातचीत को रिज्यूम करने के लिए वापस इजिप्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो एनवॉय हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास बंदे, सबसे मजबूत बंदे जो हैं मिडिल ईस्ट में, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। वो संडे को इस पूरे रीजन का सफ़र कर सकते हैं। इसराइल भी जा सकते हैं, इजिप्ट और कतर भी जा सकते हैं, लेकिन उनके सफ़र के इस विजिट के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स आई हैं। सेकेंड फेज का मतलब है कि इसराइल अपनी फोर्सेस गजा से मुकम्मल तौर पर निकाल ले और गजा के इसराइल से लगने वाले बॉर्डर्स फ़लस्तीनियों को दे दे। इसराइल की लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल को लगता है कि जो डील उसने साइन की थी वो उसके मकासद को पूरा नहीं करती, इसी वजह से वो अब पीछे हट रहा है। ये बात तो इसराइल को शुरू दिन से पता होगी, लेकिन तब तक उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा जिंदा होस्टेजेस को पाने का एक प्लान बनाया था जो पूरा हो गया लगभग। हमास और मीडिएटर्स का कहना है कि इसराइल की नीयत अब साफ हो चुकी है। वो अपने फायदे के लिए इस डील को बढ़ाना या लटकाना चाहता है। बढ़ते आगे, हमास का कहना है कि इसराइल अपनी कमिटमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने दूसरे फेज की निगोसिएशंस शुरू नहीं की, इसी वजह से कोई भी हालात अगर बिगड़े तो उसका जिम्मेदार इसराइल होगा। हमास के स्पोक्सपर्सन है हाजिम कासिम। उन्होंने कहा कि इसराइल सिर्फ पहले फेज को एक्सटेंड करके ज्यादा से ज्यादा होस्टेजेस को छुड़वाना चाहता है और दोबारा गजा पर हमला कर सकता है। ये डील के खिलाफ है और हमास के लिए कबूल नहीं, ये हाजिम कासिम ने कहा। हमास ने मीडिएटर्स और गारंटर्स कंट्रीज से कहा है कि इसराइल को उसकी कमिटमेंट पूरी करने पर मजबूर किया जाए। अब इसके रिजल्ट दोस्तों क्या होंगे, या रिजल्ट जो हैं वो क्या सामने आए हैं, क्या हुआ है, समझिए। ये बातचीत लटकने से सीज फायर के दूसरे फेज पर कोई बात नहीं हो रही, लिहाजा जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान तलखी बढ़ रही है। मीडिएटर्स पर प्रेशर है कि वो इसराइल को एग्रीमेंट फॉलो करने पर मजबूर करें, क्योंकि वो सब भी ये जानते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर फेज 2 पर बात क्लियर नहीं हुई, तो कभी भी, किसी रात भी, किसी पहर भी गोले चल सकते हैं। फिर वही कत्ल गारत के मनाजिर पेश आएंगे गजा में। इसलिए सब बहुत ज्यादा अलर्ट हैं। अब बात हमास की एक अपील की। हमास की एक अपील वेस्ट बैंक में टेंशन्स बढ़ा सकती है। हमास ने तमाम फलस्तीनियों से कहा है कि रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में है उस पर इसराइली पाबंदियों की मुखालफत करें और जमकर करें। अब्दुल रहमान शदीद
نے فلسطینیوں سے، یہ حماس کی طرف سے ہیں، عبدالرحمان شدید، انہوں نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ الاقصی کے کورٹ یارڈ میں رمضان بھر جمع ہوں، بھاری بھیڑ جمع کریں، ہزاروں کی تعداد میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اسرائیلی ریسٹرکشنز کو نہ مانیں، ان کی پابندیوں کی دھجیاں اڑائیں اور اپنے مذہبی اور تاریخی حقوق کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ حماس نے اسرائیلی پولیس کی الاقصی پر پابندیوں کی مذمت کی، جس میں صرف 10,000 فلسطینیوں کو یا 10,000 لوگوں کو جمعے کی نماز میں شامل ہونے کی اجازت ملی ہے۔ 10,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، جبکہ عموماً کم سے کم 50,000 لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے الاقصی مسجد پہنچتے ہیں۔ حماس نے اسے فلسطینیوں اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف ایک نیا تشدد قرار دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ پابندی ریلیجیس فریڈم یعنی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور مسلمز کے جذبات کی سیدھی توہین ہے۔ الاقصی مسجد پر کنٹرول امپوز کرنے کی اسرائیلی کوششوں کی مخالفت لگاتار بڑھ رہی ہے دوستو۔ رمضان کے دوران الاقصی مسجد پر یا اس احاطے میں ٹینشنز اور پروٹیسٹ بڑھنے کے امکانات صاف نظر آ رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مزید جھگڑے کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اگر الاقصی مسجد یروشلم میں کچھ ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے ویسٹ بینک میں ٹینشنز بڑھ جائیں گی۔ میڈیٹرز پر یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا بھی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت دن بعد یمن سے ایک خبر سامنے آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انصار اللہ موومنٹ یعنی حوثیز موومنٹ کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے اور یہ وارننگ غزہ سے متعلق ہے۔ انصار اللہ کے لیڈر یا جنہیں میں سپریم لیڈر کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے سینئر لیڈر ہیں تو آسان میں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو انصار اللہ موومنٹ کے سینئر لیڈر عبد الملک الحوثی نے ایک بار پھر غزہ کے لوگوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر غزہ میں جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو تیل اویو سمیت اسرائیل کے قبضے والے تمام علاقے ایک کانفلکٹ میں غرق ہو جائیں گے۔ الحوثی نے کہا کہ یمن ہر ملٹری طریقے سے غزہ کے لوگوں کا ساتھ دے گا، ہر ملٹری طریقے سے۔ اب ہر ملٹری طریقے کا مطلب تو فوج بھیجنا بھی ہوتا ہے، صرف ڈرون اور میزائل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ پھر سے شروع ہوتی ہے تو زائنی دشمن کے پورے مقبوضہ علاقے انکلوڈنگ تیل اویو کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ سیز فائر ایگریمنٹ کا پابند نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اب ان سب کے نتیجات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمیں چونکہ ہمیشہ خبر کے علاوہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جنگ کا دوبارہ بھڑکنے کا امکان صاف صاف نظر آ رہا ہے جو پورے ریجن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس جنگ کو چھڑنے سے صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اگر بنجامن نیتن یاہو اپنی ضد چھوڑ دے اور سیکنڈ فیز کو شروع کر دے۔ اسرائیل اور یمن کے درمیان ٹینشنز بڑھنے کا خطرہ ہے۔ الحوثی کے بیان کے بعد میڈیٹرز کے لیے ڈپلومیٹک چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور سب کو اس بات کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک بار پھر سے حوثیز نے اسرائیل پر اور اسرائیل نے یمن پر حملے کیے تو ریڈ سی میں ویپار جو پھر سے چالو ہو گیا ہے وہ ہزاروں اربوں کا کروڑوں کا ویپار پھر سے ٹھپ ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو۔ اب ایک اور خبر جسے سن کر آپ ذرا چونک سکتے ہیں۔ اسرائیل کا سیریا کو کمزور اور ڈی سینٹرلائز رکھنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس پر دباؤ سامنے آیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ رشین فوجی اڈے سیریا کی زمین پر بنے رہیں۔ سوچئے، اسرائیل کا دوست امریکہ اور اسرائیل چاہ رہا ہے کہ روس کے اڈے سیریا پڑوس میں جو ہے اس میں رہیں۔ اسرائیل نے امریکہ سے سیریا کو کمزور اور ڈی سینٹرلائز رکھنے کے لیے لابنگ کی ہے اور اس میں رشیا کو سیریا میں اپنے ملٹری بیسز بنائے رکھنے دینا بھی شامل ہے تاکہ ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یہاں مسئلہ ترکی ہے۔ یہ معلومات 4 سورسز سے ملی ہے جو اس محدود پلان سے واقف ہیں۔ اہم باتیں کیا ہیں دوستو؟ ترکی اور اسرائیل کے درمیان کے رشتے غزہ وار کے بعد کافی تنگ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی آفیشلز نے واشنگٹن کو، امریکہ کو یہ بتایا کہ سیریا کے جو نئے حکام ہیں، نئے حکمران ہیں جنہیں ترکی کی حمایت حاصل ہے، وہ اسرائیل کے بارڈرز کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ یہ لابنگ اسرائیل کی ایک مخلص کیمپین کا حصہ ہے جو امریکن پالیسی کو سیریا کے لیے کرٹیکل جنکچر پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رشیا اگر ترکی میں رہتا ہے تو الشرع کے لیے ہمیشہ ایک مشکل رہے گی کیونکہ رشیا دوست رہا بشار الاسد کا۔
बशर असद अल-शरा के दुश्मन और तुर्की के एर्दोगान के दुश्मन। एर्दोगान का दुश्मन इसराइल भी, अमेरिका भी कह सकते हैं। तो अल-शरा और एर्दोगान को इससे काउंटर किया जाएगा अगर रूस की फौज वहां रहती कि आपस में लड़ें। इसराइल की सीरिया के हवाले से अपनी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। नतीजा ये है, यूएस और सीरिया रिलेशंस पर लॉन्ग टर्म असरात होने के इम्कान है। तुर्की के असर को काउंटर करना और अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना इसराइल का वाहिद मकसद है। बढ़ते हैं भैया आगे। यूएई से नज़दीकी बढ़ा रहा है ईरान। ये खबर सामने आई है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्तरवांची ने यूएई के साथ कॉपरेशन मजीद मजबूत करने का इरादा जाहिर किया है। अबू धाबी में ईरान और यूएई जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर बात की। मीटिंग में रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी डिस्कशन हुआ। तख्तरवांची ने कहा कि ईरान का फॉरेन पॉलिसी फोकस हमेशा अपने हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाना है। मतलब हमारे फोकस में यही एक चीज़ है कि हम तिजारती या सिफारती कैसे भी ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन जो हमसाया मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क, उनसे हमारे ताल्लुकात वसी रहें। दोनों तरफ से, यूएई और ईरान की तरफ से एग्रीमेंट्स को जल्दी इंप्लीमेंट करने और नए कॉपरेशन एरियाज एक्सप्लोर करने पर जोर दिया गया है। इसके नतीजे क्या होंगे? नतीजा तो हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी होता है। ईरान और यूएई के दरमियान डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है। अगर एग्रीमेंट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हैं तो ट्रेड और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी पर भी इसका असर हो सकता है। ख़ास तौर पर ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद इम्प्रूव होने के आसार हैं। एक खबर तो और है जो आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अलग से बताने की ज़रूरत है कि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल हाउस, व्हाइट हाउस में क्या हुआ है, कितनी तीखी बहस हुई। अमेरिका बोला हमने तुम्हें बचाया, हम ना होते तो तुम डूब गए होते सैया। बोले भैया हम अपने ऊपर खड़े हैं, आज भी हम खड़े हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से ट्रंप पर चढ़ गए। उसके बाद ज़ेलेंस्की से माफ़ी तलब की गई। ज़ेलेंस्की बोले माफ़ी नहीं मांगेगा, अपन झुकेगा नहीं खाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोल नहीं सकते जो डायलॉग है। सलामत रहिए, खुश रहिए।